रॉयल घोड़े से उतरकर देखने गया तो सामने ही उसे जमीन में एक बड़ा गड्ढा नजर आया। अजीब सा नजारा था। इसे देखकर रॉयल के तो होश उड़ जाते हैं। ये बात तो साफ थी कि ये कोई आम गड्ढा नहीं था। इस गड्ढे से भयानक आवाजें आ रही थी और सतह पर अजीब सी राख उड़ रही थी। गड्ढा कितना गहरा है ये देखने के लिए रॉयल उसमें एक पत्थर फेंकता है, लेकिन उसे पत्थर के गिरने की कोई आवाज नहीं आती। फिर रॉयल उसमें अपना हाथ डालता है और उस उड़ती हुई काली राख को छूते ही रॉयल को अजीब से दृश्य दिखाई दिए। वो अपनी पत्नी सिसिलिया को देखता है जो रॉयल से कहती है कि जॉयस आई है। रॉयल तुरंत ही उस गड्ढे से अपना हाथ निकालता है। काफी डरा हुआ था वो। तुरंत अब वो घर लौट आया। अजीब बात थी कि सब वैसे ही हो रहा था जैसे उसने विजन में देखा था। सिसिलिया सामने खड़ी थी, उसे कहती है कि जॉयस मिलने आई है। रॉयल घबराया हुआ था। वो उस गड्ढे की बात को राज ही रखता है। घर पर ऑफिसर जॉयस आई थी उन्हें बताने के FBI रेबिका के केस को बंद कर रही है। जॉयस कहती है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी रेबेका की कोई खबर नहीं। पेरी बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि पुलिस ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे काफी गुस्सा आता है। वैसे रेबिका पेरी यानी अपने पति और अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई हो, मगर बाकी सबको यही लग रहा था। जाते जाते जॉयस ये कहकर चली जाती है कि तुम लोग अपनी तलाश जारी रखो, जैसे ही कुछ पता चले हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और मैं भी इसी केस पर लगी हूँ। अगले दिन रॉयल फिर से उस जगह जाता है जहाँ वो गड्ढा प्रकट हुआ था। रॉयल उस गड्ढे को मिट्टी से भरने की कोशिश करता है, मगर ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था। इसे भरा नहीं जा सकता। वो उसे छुपाने की भी कोशिश करता है, मगर उसमें भी वो नाकाम ही रहा। उस समय आकर वो चिल्लाने लगा। निराश होकर वो ऑटम नामी लड़की से मिलने जाता है जिसने इनकी जमीन पर अपना कैंप लगाया था। रॉयल ऑटम से पूछता है कि क्या किसी को तुम्हारे यहाँ होने की खबर है। ऑटम जवाब देती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। दरअसल रॉयल आया था उसे ये बताने कि वो इस इलाके में ज्यादा ना घूमे। वो नहीं चाहता था कि ऑटम को उस गड्ढे के बारे में पता चले, इसलिए वो उसे खास इलाके से दूर रहने के आदेश देता है। ऑटम कहती है कि मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहती हूँ। रॉयल बताता है कि ये जमीन उसकी पत्नी की है। ये 100 सालों से उसके परिवार का हिस्सा है। वो इसे कभी नहीं बेचेगी। ऑटम उसे जमीन के लिए $6 मिलियन देने को तैयार थी। इस पर रॉयल हंसकर कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो ऑटम कहती है कि ये तो मेरा एक राज है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ अगर तुम मुझे अपना कोई राज बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई राज है रॉयल? रॉयल इसका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन ऑटम की मुस्कुराहट में कुछ तो अजीब था। ये लड़की जैसे लगती है वैसे है नहीं। शाम को रॉयल घर वापस आया। वो देखता है कि सिसिलिया परेशान थी। कहती है कि शायद रेबेका वापस नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए जा चुकी है। रॉयल कहता है कि अब भी तुम यही कहोगी कि ये सब ईश्वर की मर्जी है। तो सिसिलिया कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो रॉयल कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। आज पेरी बहुत परेशान था, इसलिए रेट उसे टाउन के बार में ले गया था कि वो अपने गम को बुला सके। खैर बार में मारिया भी आई थी। रेट मारिया को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। पेरी रेड से कहता है कि उसे मारिया को बता देना चाहिए, यही मौका है। उस समय मारिया असल में वेन के बेटे ट्रेवर के साथ आई थी। अब दोनों में कुछ चल रहा था या नहीं इसका पता रेड को नहीं था। कुछ देर बाद मारिया खुद रेड के पास आई। जब ये दोनों बात कर रहे थे पेरी बाहर चला गया क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। अचानक उसका ट्रेवर से झगड़ा शुरू हुआ। रेड का ध्यान गया तो वो तुरंत ही बाहर आता है, उन दोनों को छुड़ाता है। जिससे पेरी झगड़ा कर रहा था असल में वो वेन का ही बेटा है। रेड ने ट्रेवर की नाक तोड़ दी थी। रेड अपने भाई को घर ले जाना चाहता था। उस समय बाहर कोई नहीं था। चाबी देने जब रेड अंदर गया तो ट्रेवर पेरी से फिर झगड़ा करने लगा। वो पेरी से कहता है कि पहले मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे पिता तुम्हारी जमीन तुमसे छीन रहे हैं, लेकिन अब हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और अगर तुम एक मर्द होते तो तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें छोड़कर ही ना जाती। ये सब सुनकर पेरी भड़क जाता है। इस बार पेरी इतना बेकाबू हो गया कि वो ट्रेवर को मौके पर ही मार देता है। उसे मारने के बाद पेरी उसे हैरानी से देख रहा था। रेड जब गाड़ी लिए वहां आया और देखा कि पेरी ने ट्रेवर को मार दिया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने इन्हें नहीं देखा, इसलिए ये लाश को गाड़ी में डाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब पेरी का भी डरा हुआ था। नशे की हालत में उसने कत्ल कर दिया। अब उसे एहसास हुआ, मगर रेड उसे शांत करता है, हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन के बजाय ये लोग अपने घर आते हैं और गाड़ी को गैराज में खड़ी कर देते हैं। इनके पिता को जब इस बात का पता चला वो भी काफी घबरा गए। अगर ये लोग पुलिस को बताएंगे तो इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पेरी अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार था, लेकिन रॉयल कहता है कि अगर पुलिस को पता चला तो तुम दोनों जेल जाओगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती अपने माँ के बाद अपने पिता को भी खो दे। कुछ समय के लिए रॉयल सोचता है, फिर अपने बच्चों से कहता है कि मैं ये संभाल लूंगा, बस तुम दोनों किसी को कुछ मत बताना, हम एक झूठी कहानी बनाएंगे। वैसे भी किसी ने तुम दोनों को नहीं देखा। रॉयल पेरी को घर पर रहने और रेड को गाड़ी साफ करने को कहता है। वहीं बार में ल्यूक अपने बाई ट्रेवर को ढूंढ रहा था। बाहर उसे थोड़ा खून और रेड का बैज मिल जाता है। सिर्फ मारिया ने देखा था कि रेड ट्रेवर और पेरी का झगड़ा खत्म करने गया। बाकी किसी ने नहीं देखा कि पेरी ने ट्रेवर को मार दिया। मगर ल्यूक का सारा शक एबर्ट के बच्चों पर आ गया, इसलिए वो और बिली रॉयल के घर आते हैं। पेरी दरवाजा खोलता है। ल्यूक रेड को ढूंढ रहा था। पेरी कहता है कि मुझे नहीं पता रेड कहाँ है। वो दोनों वहां से जा रहे थे कि तभी ल्यूक को ट्रक के टायर्स के निशान दिखते हैं जो गैराज की तरफ जा रहे थे।
ल्यूक उसे खोलने को कहता है। पेरी डरा हुआ था क्योंकि अंदर वो गाड़ी थी और शायद खून अब भी हो, तो चाबी लेने वो घर जाने की बात करता है। मगर ल्यूक चालाक था, वो और बिली दरवाजे के लॉक को तोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से रेड ने गाड़ी को साफ कर दिया था। रॉयल घोड़ा और ट्रेवर की लाश लिए निकल चुका था। हाँ, वहाँ घोड़े का वेस्ट पड़ा था, जिससे दोनों भाइयों को शक होने लगा कि कोई घोड़े पर सवार यहाँ से निकल चुका है। इसलिए ये दोनों भाई अपनी गाड़ियों में उसका पीछा करते हैं। अंधेरा था, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि वो कहाँ गया है, और वैसे भी रॉयल काफी दूर आ चुका था। यही इस कहानी का वो पहला सीन है जहां हमने रॉयल को देखा था जब वो लाश ले जा रहा था। रॉयल ने दूर से ही टिलरसन के बेटों की गाड़ियां देख ली थी, इसलिए उसने अपनी दिशा बदली। वो घोड़े से उतरा, लाश को फेंस के उस पार फेंक दिया, मगर जब वो खुद फेंस को पार कर रहा था उसकी शर्ट वहीं रह जाती है और उसकी पीठ पर खरोंचे आई। वो ड्राइवर की लाश को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंच गया था। वो लाश को गड्ढे में फेंक देता है, ये सोचकर कि अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी रॉयल पर रोशनी पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे ल्यूक और बेरी ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन दरअसल ये ऑटम थी जिसने रॉयल को ट्रेवर की लाश ले जाते देख लिया था। वो रॉयल से पूछती है कि ये सब क्या है। रॉयल कहता है कि मैं नहीं जानता। ऑटम कहती है कि तुम कुछ तो जानते हो, तभी तो तुमने एक लाश को इस गड्ढे में फेंक दिया, जैसे तुम्हें यकीन हो कि ये लाश यहाँ गायब हो जाएगी। तब वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी, जैसे यूनानी देवताओं के बारे में, जिन्होंने ऐसा ही एक गड्ढा बनाया था ताकि स्वर्ग को धरती से अलग कर सके। वो रॉयल के करीब आकर उसे तसल्ली देती है कि मैं किसी को लाश के बारे में नहीं बताऊंगी और न ही इस गड्ढे के बारे में, ये हमारा राज रहेगा, वादा करती हूँ। लेकिन रॉयल कुछ समझ पाता इससे पहले ही ऑटम उसे उस गड्ढे में धकेल देती है और रॉयल अंधेरे में गायब हो गया। यहीं पर पहले एपिसोड का अंत होता है। दोस्तों, ये कहानी कंटिन्यू है। अभी अभी ऑटम ने रॉयल को उस अजीब से गड्ढे में फेंक दिया। रात का समय है, बिली और ल्यूक अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। ऑटम घबराई हुई थी, इसलिए वापस अपने कैंप की तरफ भागती है। रास्ते में उसे रॉयल की वो शर्ट मिली जो फेंस में फंस चुकी थी। ऑटम उस शर्ट को अपने पास रख लेती है। घर पर एबर्ट का परिवार परेशान था क्योंकि रॉयल अभी तक घर वापस नहीं आया। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेवर की लाश के साथ वो पकड़ा गया हो, या फिर ल्यूक या फिर बिली ने उसे मार दिया हो। अब सिसिलिया को भी कत्ल के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो अपने बेटों को हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पूरी रात इन्हें नींद नहीं आती। सुबह मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और अचानक से हम रॉयल को एक मैदान में देखते हैं। उसे होश आ चुका था, हालांकि वो गिरा उस गड्ढे में था, मगर वो फिर भी यहाँ था। अच्छी बात ये थी कि ना तो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, ना ही किसी और समय में, बल्कि वो अपनी ही दुनिया और अपने ही समय में था, क्योंकि उसका घोड़ा अभी भी वहाँ था। इसलिए वो घोड़े पर सवार अपने घर वापस आया, मगर इस बार उसकी एक टांग जख्मी हो गई थी। हालांकि गड्ढे में गिरने से पहले बस उसकी पीठ पर कुछ खरोंचे आई थी। घर आते ही वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके बच्चे और पत्नी हैरानी से देख रहे थे, पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे। रॉयल बताता है कि उसने लाश को टिकाने लगा दिया है। पेरी पूछता है कि क्या लाश हमारे जमीन पर है, तो रॉयल जवाब देता है कि ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जरूरी ये है कि वो लाश अब जा चुकी है, वो किसी को नहीं मिलने वाली। अब कल से हम हमेशा की तरह अपना काम करेंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। रेड पूछता है कि उस लड़की का क्या, जिस पर सिसिलिया और पेरी हैरान थे क्योंकि उन्हें ऑटम के बारे में नहीं पता था। पेरी पूछता है कि कहीं उसने आपको देखा तो नहीं। रॉयल कहता है कि नहीं। तब सिसिलिया कहती है कि उस लड़की को मेरे जमीन से बाहर निकालो। इतने में छोटी एमी भी जाग गई, पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। वो लोग उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे। रॉयल के पैर से खून बह रहा था। एमी कहती है कि ये कैसे हुआ। रॉयल समझाता है कि वो ठीक है, उसे बस हल्की सी चोट आई। असल में रॉयल के पैर को गोली चूकर निकल गई थी। हालांकि ये गोली उसे तब नहीं लगी थी जब एमी ने उसे गड्ढे में फेंका था। तो सोचने वाली बात यह है कि फिर ये जख्म उसे आया कैसे। सिसिलिया जब उसके जख्म को सी रही थी, वो पूछती है कि कहीं ल्यूक ने तुम्हें देखा तो नहीं, तो रॉयल कहता है कि नहीं, और गोली भी उसी ने चलाई अंधेरे में। मैं खुशकिस्मत था जो बच गया। अभी तक रॉयल ने सबसे सच्चाई छुपाई है। अब अगले दिन हम देखते हैं जॉयस को। वैसे ऑफिशियली वो एक्टिंग शेरिफ है। 28 दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर लोगों ने उसे चुना तो वो यहाँ की शेरिफ बन जाएगी। जो भी हो, मगर फिलहाल इस इलाके का कंट्रोल उसी के पास है। तो ल्यूक ने उसे अपने घर बुलाया था ट्रेवर के केस में, और उसे टेलरसन के यहाँ जाते रेड देख लेता है, जिससे वो चिंतित हो गया। वैसे टेलरसन परिवार काफी अमीर था, वो किसी को भी खरीद सकते थे, मगर जॉयस अलग थी, वो बहकावे में नहीं आती। ल्यूक उसे वो भेज देता है कि इस पर खून लगा है, इसकी जांच करो। जॉयस बताती है कि ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं, हम इंतजार करेंगे, शायद तुम्हारा भाई खुद ही कहीं जा चुका हो, वो लौट आएगा या फिर उसकी कोई खबर आएगी। ल्यूक को गुस्सा आता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और शक सारा का सारा एबर्ट परिवार पर था। खैर, जॉयस उसे तसल्ली देकर चली गई। अगर उसके भाई का 2-3 दिनों में पता न चला तो वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके बाद हमें डरा हुआ रेड दिखाया जाता है, जो कल रात वाले हादसे से काफी परेशान था। वो मिलने जाता है मारिया से, जो कि बैंक में काम करती थी। रेड उससे कल रात के लिए माफी मांगता है, जिस पर मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, ट्रेवर मुझे खास पसंद भी नहीं था। असल में रेड बात छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि झगड़ा खत्म करते समय मारिया ने इन्हें देखा था, कत्ल करते हुए नहीं।
बस झगड़ा करते हुए। फिर वो रेस्टोरेंट में चली गई। रेड उसे कहता है कि अच्छा होगा वो टेलरसन को इस बारे में नहीं बताए और मारिया यकीन दिलाती है कि वो नहीं बताएगी। मारिया रेड को बधाई देती है कि वो फिर से बुल राइडिंग में हिस्सा लेगा क्योंकि जो प्लेयर रेड से कुछ पॉइंट्स आगे था वो किसी गैर कानूनी धंधे के लिए अरेस्ट हो गया और अब रेड को उसकी जगह मिल गई। ये सुनकर रेड हैरान भी था, खुश भी, क्योंकि उसे नहीं पता था और उसे पता कैसे होता। ये लोग तो एक कत्ल को छुपाने में व्यस्त थे। रेड मारिया को डिनर पर ले जाना चाहता था और मारिया भी रेड को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, इसलिए वो मान जा रही है। वहाँ एबट परिवार में सिसिलिया को वो कोर्ट पेपर मिल जाते हैं जिसमें टिलरसन ने 600 एकड़ की जमीन पर दावा किया। गुस्से में वो रॉयल के पास आती है, कहती है कि तुमने अभी तक मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। रॉयल समझाता है कि मैं वैन से बात करने जाऊंगा, हम अपने वकील से भी मिलेंगे, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो मुंह उठाकर ऐसे ही हमारे जमीन को नहीं हड़प सकता। वैसे तो रॉयल अकेले जाने वाला था, मगर सिसिलिया के कहने पर वो पेरी को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो काफी